नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निशान जैन द्वारा लिखे गए निबंध का अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस तरह की अप्रोच का प्रयोग किया गया है अपने निबंध लेखन में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक ये है कि सफल होना काफ़ी नहीं, जीवन की असली खोज सार्थकता की है। दोस्तों, ये जो निबंध है इसका जो टॉपिक है मनुष्य के जीवन और उसकी सफलता और उसकी सार्थकता के ऊपर आधारित है। दोस्तों, जब भी हम निबंध लेखन करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे विषय का चयन, मतलब जिस भी टॉपिक पर हम निबंध लिखने जा रहे हैं उसका जो चयन है हमें बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जैसे कि यूपीएससी में खंड अ और खंड ब, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों में 4-4 निबंध होते हैं। टोटल 8 निबंध होते हैं और 8 में से हमें 2 निबंध लिखने होते हैं। हमें इस बात का चयन बहुत सावधानीपूर्वक करना होता है कि किस निबंध पर हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। जब भी हम टॉपिक का चयन करें उस समय हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उस टॉपिक से हमारी फेमिलैरिटी कितनी है, उसके प्रति उस टॉपिक से संबंधित हमारे पास ज्ञान और समझ कितनी परिपक्व है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि विषय से भटकाव हमें नहीं करना है। हमारा जो दृष्टिकोण है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहते हैं। साथ ही हमारा जो लेखन है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए। हमें हमारे निबंध लेखन में सभी पहलुओं का समावेशन करना होता है। बहुत सारे पहलू हैं, जैसे सामाजिक पहलू, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय पहलू, अंतर्राष्ट्रीय पहलू, कोई तकनीकी पक्ष हो तो तकनीकी पहलू, कोई पर्यावरणीय पक्ष हो, इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू हो तो उसका भी समावेशन होना चाहिए। जब भी हम हमारे निबंध लेखन को और सर्वश्रेष्ठ बनाने की बात करते हैं तो उसके अंदर हम फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट, इंडेक्स आदि से हम इस बात की पूर्ति करते हैं कि हम जो भी बात लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना गंभीरता है। हम हमारे निबंध लेखन में कोटेशन, उद्धरण, लघु प्रसंग, कहानी आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे निबंध में 4 चांद लगाने का काम करता है। हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमारे जो निबंध लेखन में अतिवादी सोच, मतलब हमारी जो सोच है बहुत एक्सट्रीम लेवल की नहीं हो। हमारा जो समाधान हो वो भी एक्सट्रीम लेवल का समाधान नहीं होना चाहिए। हमारा जो निष्कर्ष है वो बहुत व्यवहारिक और पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए। दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए एक निबंध लेखन यदि किया जाता है तो हम सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि निशान जैन ने 162 अंक प्राप्त किए थे अपने निबंध के पेपर में। दोस्तों, हम इस निबंध को पूरा पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का निबंध लेखन किया गया है। तो निबंध की जो शुरुआत है उद्धरण से की गई है। कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के ढांचों में बदल गए। दोस्तों, शुरुआत बहुत अच्छे उद्धरण से की है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, मतलब जिस तरह से समय उनको ढाल देता है उसी में ढल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिश्रम एवं हार्डवर्किंग के चलते जिस तरह का जीवन वे जीना चाहते हैं उसी तरह के जीवन वे जी पाते हैं। जीवन का दर्शन कुछ ऐसा ही है। अनादिकाल से लेकर आज तक सभ्यताओं ने नित नई करवटें ली हैं, संस्कृतियों ने नित नए रूप धरे हैं, पर यदि नहीं बदला तो परिवर्तन का शाश्वत क्रम। दोस्तों, इसके अंदर इतिहास सब्जेक्ट का भरपूर प्रयोग किया गया है इस पैराग्राफ इसमें, कि जीवन का दर्शन कुछ ऐसा ही है जो अनादिकाल से लेकर आज तक बदलता रहा है। इसके अंदर परिवर्तन के नियम की बात की कि परिवर्तन का नियम प्रकृति का नियम है और ये हमेशा चलता ही रहता है। परिवर्तन का शाश्वत नियम है, इसी के अनुरूप ही जीवन का दर्शन और दृष्टिकोण में बदलाव और सुधारात्मक विकास दृष्टिकोण होते हैं। दोस्तों, जिस तरह से प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी है। मनुष्य का जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं और उसी के अनुसार हम सुधारात्मक विकास करते हैं। सफलता प्राप्त करना जीवन का एक सर्वमान्य स्वीकृत लक्ष्य है। तो इस लाइन में बताने का प्रयोग किया है कि सभी लोग सफल होने की इच्छा रखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय, देश, समाज अपने उद्देश्यों और प्रयासों की सफलता की आकांक्षा रखता है और ऐसा करना स्वाभाविक भी है और वांछनीय भी।
परंतु वे अपने लक्ष्य में किस सीमा तक सफल हो पाते हैं, यह वे अध्यवसाय, प्रतिबद्धता, लगन, परिश्रम और कुछ सीमा तक परिस्थितिजन्य संयोग भी निर्भर करते हैं। सो दोस्तों, इस पॉइंट में बताया गया है कि हर इंसान सफल तो होना चाहता है, लेकिन सफलता कब मिलती है? जब अध्यवसाय मतलब वो खुद परिश्रम करता है, जिस भी चीज़ में वो सक्सेस प्राप्त करना चाहता है उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता कितनी, लगन कितनी है, कितना परिश्रम करता है, और कुछ हद तक परिस्थितिजन्य संयोग भी निर्भर करते हैं। सो दोस्तों, हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम है और उसके अंदर सभी व्यक्ति प्रतिबद्ध भी, बहुत सारे स्टूडेंट प्रतिबद्धता, लगन और परिश्रम के साथ एग्ज़ाम देते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है और कुछ संयोग भी ऐसा होता है कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। प्रासंगिक प्रश्न यह है कि जीवन में सफलता और सार्थकता में पारस्परिक संबंध क्या है? वे किस सीमा तक अन्योन्याश्रित है और सार्थकता के अभाव में सफलता का कोई औचित्य भी है या नहीं? सो दोस्तों, फिर से हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि कौन सी प्रश्न उठाए गए हैं। सो दोस्तों, निबंध लेखन का यह एक टाइप होता है जिसके अंदर राइटर प्रश्न पूछकर उसके आंसर खोजने की कोशिशें करता है। प्रासंगिक प्रश्न यह है कि जीवन में सफलता और सार्थकता में पारस्परिक संबंध क्या है? वे किस सीमा तक अन्योन्याश्रित हैं, मतलब सार्थकता और सफलता एक दूसरे से किस तरह एक दूसरे पर आश्रित हैं, और सार्थकता के अभाव में सफलता का कोई औचित्य भी है या नहीं। तो इसके अंदर बताया गया है कि क्या सार्थकता बड़ी चीज़ है या सफलता एक बड़ी चीज़ है। कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागो। सो दोस्तों, ये 3 इडियट का एक यूएसपी डायलॉग रहा है कि कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागो। 3 इडियट फिल्म का यह संवाद का इस फलसफे को बहुत हद तक स्पष्ट करता है। सफलता और सार्थकता दोनों में से कौन अधिक उपादेय है अथवा दोनों का समन्वय बेहतर विकल्प है? इन प्रश्नों को लेकर मानव मन में एक सतत द्वंद्व रहता है। चाहे भारतीय चिंतन परंपरा हो या पाश्चात्य दृष्टिकोण, प्राय विचारकों में इस प्रश्न को लेकर मत है कि सफलता की पूर्णता उसकी सार्थकता में निहित है और सफल होना काफ़ी नहीं है। जीवन की असली खोज सार्थकता की है। सो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था सफलता और सार्थकता, उसी को वापस से घुमा फिरा के ले आया गया है। इसका मतलब यह है कि जब विषय का चयन कर लिया है, उसके ऊपर हम राइटिंग करने लगे हैं, तो विषय से जो भटकाव नहीं होना चाहिए, एक निबंध लेखन की एक शर्त है कि विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर हम देख रहे हैं कि हर जगह सफलता सार्थकता का प्रयोग किया गया है। फिर से हम पढ़ लेते हैं। चाहे भारतीय चिंतन परंपरा हो या पाश्चात्य दृष्टिकोण, प्राय विचारकों में प्रश्न को मत एक है, मतलब बहुत सारे जो विचारक हैं इस बात पर, तो वो उनका मत एक है कि हाँ, सफलता की पूर्णता उसकी सार्थकता में निहित है और सफल होना काफ़ी नहीं, जीवन की असली खोज सार्थकता ही है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर दृष्टिकोण करें तो भारत में प्राचीन काल से ही संतों मनीषियों ने जीवन की सफलता के लिए उसकी सार्थकता की खोज की जिज्ञासा रही है। संस्कृत वाङ्मय में तो ऐसे सूत्र बिखरे हैं जो जीवन को सार्थक बनाने पर बल देते हैं। सो दोस्तों, इसके अंदर एक सूक्त का प्रयोग किया गया है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नदः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। सो दोस्तों, इसके अंदर जो बात किया गया है कि जीवन है और जीवन में परोपकार ही सब कुछ है। जिस तरह से जो वृक्ष हैं स्वयं का फल नहीं खाते हैं, जिस तरह से नदी जो है बहती है लेकिन वो खुद पानी नहीं पीती है, जिस तरह से गाय जो है को जब हम धोते हैं तो वो खुद मतलब गाय लगाते हैं, मतलब दूध निकालते हैं, तो खुद गाय दूध अपना नहीं पीती, उसी तरह से हमारा जो मनुष्य का शरीर है उसका उपयोग भी हमें दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। भारत की धार्मिक आध्यात्मिक क्रांति के प्रणेता महावीर और बुद्ध ने तो एक अर्थ में सफलता के उच्च स्तर को स्पर्श करने के बावजूद जीवन की असली खोज सार्थकता की प्राप्ति के लिए राज त्याग कर वनों ग्रामों में भ्रमण करना श्रेष्ठकर समझा। सो दोस्तों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि महावीर और बुद्ध ने अपना एक सफल जीवन छोड़कर किस तरह से एक सार्थक जीवन की ओर बढ़े।
यदि वे केवल राजा बनना ही सफलता का मापदंड मानते तो आज विश्व को अनेकांतवाद, अपरिग्रह, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय आदि के आदर्श और अमूल्य सिद्धांत नहीं मिल पाते। सो दोस्तों, एक सार्थक जीवन जीने के बाद ही हम दूसरों की भलाई का काम कर सकते हैं और परोपकार कर सकते हैं, जैसा कि महावीर और बुद्ध ने किया। उन्होंने अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय आदि के आदर्श और अमूल्य सिद्धांत हमें दिए हैं। गुरु नानक द्वारा प्रतिपादित सर्वतदा भला मतलब सभी का भला हो तथा गांधी का सर्वोदय मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति का भी उदय, ईसा मसीह की करुणा हो या मोहम्मद साहब का बंधुत्व या टैगोर का मानवतावाद हो या नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद, सभी और जीवन की सार्थकता की खोज की अदम्य जिजीविषा दिखाई देती है। तो दोस्तों, जितने भी उदाहरण हैं, नानक हो, महात्मा गांधी हो, टैगोर हो, ये सब चाहते हैं कि जो जीवन हो उसकी सार्थकता की खोज के लिए ही उनकी जिजीविषा दिखाई देती है कि उन्हें मनुष्य को हमेशा एक सार्थक जीवन जीना चाहिए। नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, तुलसी, रहीम, नरसिंह, चैतन्य, ज्ञानेश्वर, शंकरदेव सभी सफलता के ऊपर सार्थकता को महत्व देते हैं। शायद इसलिए भारतीय संस्कृति कीर्तिस्य स जीवति के मंत्र को स्वीकार करती है। सो दोस्तों, हमने देखा कि हमारे हिस्ट्री का जो पोर्शन हम पढ़ते हैं उस पोर्शन का किस तरह से शानदार तरीके से हिस्ट्री और कल्चर को उपयोग किया गया है इस निबंध के अंदर। सो दोस्तों, हम सबको इस बात का पता होना चाहिए और इस आर्ट को हमें सीखना चाहिए कि हम हमारे GS 1 2 3 का जितना भी पोर्शन पढ़ते हैं उसको किस तरह से हमें अपने निबंध लेखन में प्रयोग करना है। व्यक्तिक और पारिवारिक स्तर पर तो क्या महज रोजगार की तलाश, विवाह, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण और सेवानिवृत्ति ही जीवन है? क्या उसमें सार्थकता का भी समावेशन होना समीचीन है? तो दोस्तों, इस पैराग्राफ में बताने की इस बात में प्रश्न पूछा गया है कि जो एक आम इंसान है, खुद का जीवन और पारिवारिक जीवन जिसमें वह रोजगार की तलाश कर रहा है, विवाह, संतान उत्पत्ति, बच्चों का लालन पोषण, क्या इतना ही कर लेना जीवन की सार्थकता या सफलता है या इससे और आगे की सोच रखनी चाहिए? सो दोस्तों, यहाँ फिर एक उदाहरण का उपयोग कर लिया गया है कि तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर तो देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर तो देखो। सो दोस्तों, इसके अंदर अब जीवन को और आगे ले जाने की बात की गई है कि आप एक आम जीवन तो जियो, साथ ही अपने जीवन को और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा सुंदर बनाओ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान अध्यात्म की ओर बढ़े, परोपकार की ओर बढ़े, मानवता के जो मूल्य हैं उनकी ओर आगे बढ़े। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन एक मूलभूत आवश्यकता है, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसा सार्थक कार्य किया जाना चाहिए जो न केवल आत्मिक संतोष का अनुभव प्रदान करे बल्कि समाज हित में भी अपना योगदान करे। पुनर्जागरण के दौर में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, सैयद अहमद खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, एनी बेसेंट, दरअसल ये सब लोग क्या कर रहे थे? दरअसल सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रकारांतर से जीवन की सार्थकता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। सो दोस्तों, इस पैराग्राफ में पूरा बताया गया है कि किस तरह से राजा राम मोहन राय हो, चाहे ईश्वरचंद विद्यासागर हो, केशव चंद्र सेन हो या विवेकानंद, सभी लोग अपने जीवन को सार्थक बनाने की ओर ही काम कर रहे थे। अपना जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य के काम आ जाए, इस धरती के काम आ जाए, पर्यावरण के काम आ जाए, पूरी मानवता और पशु पक्षियों के काम आ जाए। हर इंसान अपना जीवन किसी न किसी रूप में समर्पित कर रहा था ताकि उसका जो जीवन है मनुष्य का, उसकी सार्थकता प्राप्त की जा सके। राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर देखें तो प्रश्न यह उठता है कि क्या एक श्रेष्ठ संविधान या बेहतर कानूनों का निर्माण काफ़ी है अथवा उनके बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है? वस्तुतः हमारे संविधान और विधानों की सार्थकता इसी में है कि ये अपने मूल आदर्शों, स्वतंत्रता,
हमारे जो संविधान का जो मूल आदर्श है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, पंथ निरपेक्षता आदि को दृष्टिकोण। तो दोस्तों हमारे जो संविधान में आदर्श है, स्वतंत्रता का आदर्श है, समानता का आदर्श है, बंधुत्व का आदर्श है, समाजवाद का आदर्श है, पंथ निरपेक्षता का आदर्श है। तो इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन का माध्यम बने। यदि सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर कानून बनाए गए कानूनों और योजनाओं का लाभ समाज के वंचित वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, सीमांत कृषकों, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, प्रवासियों को, शरणार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनकी सार्थकता निश्चय ही खतरे में है। सो दोस्तों इसके अंदर GS2 हमारा जो पॉलिटी सेक्शन है, जिसके अंदर एक तो हमारा संविधान है, दूसरा हमारी राजनीतिक सिस्टम है और तीसरा सामाजिक न्याय है। तो इन सभी टॉपिक्स का किस तरह से बेहतर उपयोग किया गया है इस पूरे पैराग्राफ में हम देख सकते हैं। फिर से हम पढ़ लेते हैं। यदि सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बनाए गए कानून और योजनाएं, तो दोस्तों बहुत सारे देश के अंदर कानून बनाए जाते हैं और बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है जिससे कि बेहतर से बेहतर लाभ हमें प्राप्त हो सके, जिनके लिए भी हम कानून बना रहे हैं। अनुसूचित जाति हो, वंचित वर्ग हो, जनजातियां हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिकों, सीमांत कृषकों, संगठित क्षेत्र के जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं, प्रवासियों के लिए, शरणार्थियों के लिए, यदि उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो योजनाएं बनाई गई, यदि उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित रूप से वे निरर्थक हो जाएंगे, सार्थक नहीं हो पाएंगे। यदि जीवन की असली खोज सार्थकता की उपलब्धि न होती तो तथाकथित सफलता के शिखर पर बैठे बिल गेट्स, वारेन बफेट जैसे उद्यमी मानव कल्याण के लिए अपनी अकूत संपत्ति का बड़ा भाग दान नहीं करते। किरण बेदी तिहाड़ जेल में सुधार और पुलिस सुधारों में नमोन्वेष नहीं करती। राजेंद्र सिंह और सुंदरलाल बहुगुणा जल संरक्षण एवं पर्यावरण की अलख नहीं जगाते और कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से बाल अधिकारों का झंडा बुलंद नहीं करते। सो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से अनेक अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं और उन कार्य को करते ही वे अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर रहे हैं। किसी की 4 दिन की चांदनी काम नहीं 100 काम करती है। किसी की 4 दिन की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी कुछ नहीं होता। सो दोस्तों बताया गया है कि जीवन छोटा हो लेकिन बेस्ट हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधानों के माध्यम से हमारे जीवन को बेहतर और सरल बनाने वाले वैज्ञानिक व शोधकर्ता निश्चित तौर पर जीवन में सार्थकता की खोज में निरंतर परिश्रम की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आइंस्टीन, एडिसन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, J.L. बेयर्ड, राइट बंधुओं के प्रयास उनके जीवन की सार्थकता को ही प्रमाणित करते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो हर युग में चिंतकों ने जीवन की सफलता को उसकी सार्थकता के साथ ही स्वीकार किया है। गीता की निष्काम कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ की अवधारणा हो या जैन व बौद्ध दर्शनों के द्वारा प्रदत्त पंच महाव्रत हो और अष्टांगिक मार्ग के सूत्र, सभी स्वयं में सार्थकता के मूल्य को समेटे हुए हैं। सो दोस्तों इसके अंदर निष्काम कर्मयोग, स्थित प्रज्ञ, पंच महाव्रत, अष्टांगिक मार्ग, ये सब क्या कर रहे हैं कि जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी तो यहाँ तक घोषणा करते हैं, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। मतलब मनुष्य को इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से एक फूल को कुचल दो लेकिन उसके बाद भी उसकी खुशबू बनी रहती है, उसी तरह से मनुष्य यदि मर भी जाए लेकिन उसकी अच्छे काम जिंदा रहने चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूं जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह समझे, यह महसूस करे कि यह उसका अपना देश है और राष्ट्र निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका हो। गांधी के इस कथन में दरअसल उनके जीवन की पूर्णता और उद्देश्य का मर्म निहित है। वे जब ऐसा कहते हैं तो वे प्रकारांतर से इसके माध्यम से सर्वोदय और सर्वजन हित की बात कर रहे होते हैं। यहाँ यह भी विचारणीय है कि क्या जीवन में सार्थकता की खोज सफलता के अभाव में संभव है। दरअसल सार्थकता तभी प्राप्त होती है जब जीवन में सफलता का आधार प्राप्त हो जाए। जिस तरह से
व्यक्ति अपनी उलझनों में फंसा हुआ व्यक्ति समाज के हित में योगदान करने की सोच भी नहीं सकता, वैसे ही सफलता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के लिए जीवन में सार्थकता की खोज एक दूर की कौड़ी है। सो दोस्तों, एक आम इंसान की बात की गई है कि जो इंसान केवल अपनी रोजी रोटी के लिए ही सुबह से लेकर शाम हो जाती है उसकी, तो वो इंसान ना तो सफलता को महसूस कर पाता है और न ही जीवन की सार्थकता को। और इसमें कहावत है, सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। तो इस तरह जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, यदि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो एनीमिक, कुपोषण, शिक्षा, इन सभी की स्थिति को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत के अंदर अधिकांश लोग जीवन की सार्थकता और सफलता से वंचित रह जाते हैं और उनके लिए ये एक दूर की कौड़ी ही नज़र आती है। सफल होना काफ़ी नहीं है और मानव की और जीवन की असली खोज सार्थकता ही है, पर यह सार्थकता तभी उपलब्ध हो सकती है जब उसे सफलता का आधार प्राप्त हो जाए। साथ ही केवल सफलता आपको अस्थायी या तात्कालिक सुख तो प्रदान कर सकती है, पर चिरस्थायी सुख और आत्मिक संतोष तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके साथ सार्थकता का भी समन्वय हो। मतलब सार्थकता और सफलता दोनों का समन्वय की बात की जा रही है। इस प्रकार जीवन में सफलता और सार्थकता का समन्वय पूर्णता की ओर ले जाता है जीवन को। एक गज़ल है दुष्यंत कुमार की, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ यारो, इस दिए में तेल सी भीगी बाती तो है। सो दोस्तों, इसके अंदर उम्मीद की बात की गई कि हर इंसान को उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। मतलब जीवन में सार्थक काम किए जा सकते हैं, सफलता प्राप्त की जा सकती है, इस तरह की उम्मीद हमें छोड़नी नहीं चाहिए। सो दोस्तों, हमने इस निबंध को पढ़कर देखा कि किस तरह से हमने निबंध का चयन किया। निबंध को चयन करने के बाद टॉपिक के प्रति हमारी फेमिलियरिटी, ज्ञान और समझ कैसा था, विषय से हम बिल्कुल भी नहीं भटके और हमने बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं को छुआ। कहीं हमें कोटेशन, उद्धरण, लघु प्रसंग लिखने की बात थी तो हमने वहाँ वह भी देखा कि किस तरह से हमें बहुत सारी कोटेशन और उद्धरण का उपयोग किया गया है और सभी प्रकार के पहलुओं का समावेशन किया गया है। साथ ही जो निष्कर्ष है बहुत व्यवहारिक है और पॉजिटिव है। तो इसी तरह का निबंध लेखन करके हम 160 प्लस नंबर ला सकते हैं, जिस तरह से IAS निशान जैन सर ने लेकर आए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये निबंध पढ़कर अच्छा लगा हो, सुनकर अच्छा लगा हो और आपने भी यहाँ से कुछ इनपुट्स प्राप्त किए हो।